सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको आवेदन प्रक्रिया बताऊँगा और फिर बताऊँगा कि इसको प्रिंट लेकर के ऑफ़िस में क्या-क्या चीज़ों को जमा करवाना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है तो। तो देखते हैं कि इसके अंदर आपको सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पर जाना है और अपनी स्टाफ आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो स्टाफ आईडी से आप अपनी लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म्स जो टैब है उसके अंदर जाना है, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर्म्स नाम से टैब आ रही होगी, उस पर क्लिक करना है। तो यह सारा कंप्लीट जो प्रक्रिया है यह मैं आपको राय दूंगा कि आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में कीजिए, तो यह ईजी हो सकती है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं अलग अलग टैब बनी हुई है। ट्रैकिंग की एक टैब अलग है, अप्लाई फॉर एसीपी की अलग है, कंफर्मेशन फॉर्म की अलग है, कंपटीशन फॉर्म, एग्जाम एनओसी की अलग है, विदेश यात्रा की अलग है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो उसकी ट्रैकिंग जो है वो ट्रैक पर जाकर के कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एसीपी पर क्लिक करना है। तो मैंने पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अरेंज कर लिए। उसमें से सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आता है कि आपका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर जो था, जो इससे के तहत आपने नियुक्ति की थी, तो नियुक्ति आदेश जो है वो आपका आपके पास होना चाहिए। तो नियुक्ति आदेश इस तरह से आप अपना पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB की साइज के अंदर सेव कर ले। अगर आपको जो नियुक्ति आदेश है वो ज्यादा MB का है तो आप अपना जो नियुक्ति आदेश में पहला जो आपका जो पेज है उसके बाद आपको अपना जो नाम जहाँ पर आ रहा है उसको कंबाइन करके और इस तरह से अपनी पीडीएफ बना देनी है। तो इस तरह की मदद का आपको अगर चाहिए तो वह आप ले सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी बाद में दे दूंगा। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए और उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद, तो वो आपका जो एक 7th पे कमीशन के तहत जो आपका वो लगा था पे रिवीजन जो हुआ था, तो वो जो उसका आदेश जो है वो आपको चाहिए होगा। तो 7th पे कमीशन का जो रिवीजन है उसका आदेश निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक जो उसका आदेश है उसको आप स्कैन करके और उसकी एक प्रति जो है वो इस तरह से यहाँ पर ले लीजिए। वो भी आपके इसमें अपलोड में काम आएगी। इसका नामकरण आपको कुछ ऐसे करना है कि आपको याद रहे कि आपने ज्वाइनिंग ऑर्डर कौन सा दिया था और उसके बाद 7th पे कमीशन का कौन सा था। उसके बाद आपका जो एक फिक्सेशन का आदेश आया था तो उसकी प्रति भी आपको यहाँ पर चाहिएगी। तो फिक्सेशन का जो आपका आदेश है उसको भी आप इस तरह से पीडीएफ बना करके और अपने नाम के आगे टिक मार्क कर दें और उसके बाद आप इसको स्थायीकरण के जो आदेश है उसको भी आप यहाँ पर सेव कर लीजिए। और चौथा जो है वो आपको संतान संबंधी आपको एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा कि कितने संतान है, उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन करना पड़ता है, उसके लिए नोटरी करानी पड़ती है। तो वो भी आप कंप्लीट करा करके उसकी एक पीडीएफ बना करके रख लें। सारी पीडीएफ जो है वो 2 MB से कम साइज की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहली पीडीएफ 402 KB, 579 KB, 1202 KB और 831 KB सारी 2 MB से कम है। आपको भी यही करना है, पीडीएफ को कंप्रेस करके 2 MB से कम कर लेना है। अब ये सारी फाइल्स आपके पास होनी चाहिए और अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना है फॉर्म स्टेप के अंदर, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज लिखा मिलेगा और इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म्स लिखा हुआ है। फॉर्म्स पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई फॉर एसीपी यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आप एसीपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरह से खुल जाता है। फॉर्म के अंदर यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा गया है कि पहले कोई एसीपी लगी है तो आपको यहाँ पर यस नो कर देना है और अगर आपकी एसीपी लगी है तो उसकी आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद आपको स्कूल का एनआईसी कोड पूछा गया है। उसके बाद आपको यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरना है, अन्यथा आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको कार्य ग्रहण तिथि जो है आपकी वो यहाँ पर भरनी है। तो बिफोर नून आफ्टर नून में से आपको अपना सेलेक्ट करना है कि आपने बिफोर नून में सेलेक्ट किया था या फिर आफ्टर नून में आपने कार्य ग्रहण किया था। नियुक्ति आदेश आपको अपलोड करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी जो फाइल है वो आपको आपके इसमें लैपटॉप में सेव कर लेनी है, कंप्यूटर में सेव कर लेनी है और वहां पर एक फोल्डर में जब आपको सेव होगी वहां पर आपको नियुक्ति आदेश जो है वो अपलोड कर देना है। नियुक्ति आदेश को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका नियुक्ति आदेश जो है वो अपलोड कंप्लीट होगा जब आप इसको सबमिट करेंगे, तब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको पूछा गया स्थायीकरण आदेश की तिथि क्या है। संवर्ग में आपको यहाँ पर अधीनस्थ सेवा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्थायीकरण आदेश को जो यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है इस तरह से।
और यहाँ पर जो आपका स्थायीकरण आदेश है उसको अपलोड कर देना है। तो स्थायीकरण आदेश को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक करना है, तो यह जो आदेश है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सेवा में अधीनस्थ सेवा सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट के अंदर आपको सेलेक्ट कर देनी है आपकी डेट, जो कि आपकी ज्वाइनिंग डेट, वहाँ पर आपकी स्थायीकरण की जो डेट है यहाँ पर सेलेक्ट करके और आपको यहाँ पर एंटर, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखेंगे सारा जो आपका डेटा है वो कम्प्लीटली फील्ड शो हो रहा है। उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता में जाना है। यहाँ पर आपको आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो प्रपत्र 10 से आ रही है, तो आपको प्रपत्र 10 अपडेट कर लेना है और प्रपत्र 10 से ही आपको यहाँ पर फेच होगी। और अगर आपको यहाँ पर डेट नहीं आ रही स्थायीकरण की, तो वो भी आपको प्रपत्र 10 से भी आप फेच कर सकते हो और इस तरह से एंटर भी कर सकते हैं। अपडेट करने पे आप अपडेट कर सकते हैं कोई भी डिटेल को। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, प्रशिक्षणिक योग्यता ये भी फॉर्म 10 से आएगी। यहाँ पर आपको सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण जो है, तो अगर आपकी कोई पदोन्नति पहले हुई तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो करना है। और उसके बाद आपका पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण है, वो उसको आपको यहाँ पर यस या नो आपका जो भी एप्लीकेबल है वो करना है। उसके बाद पुनरीक्षित वेतनमान 2008-2017 में निर्धारण का विवरण, ये जो आपका पे बैंड रिवाइज हुआ था तो उसके लिए करना है। तो 7th पे जो कमीशन में आपका कैसे रिवाइज हुआ था उसमें प्रकार में आपका फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि पहला ये लगा था, उसके बाद हमारा 7th पे कमीशन जो है वो पहला लगा है। तो ये एक बार अपडेट हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर अब सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर डैश आएगा, इसको भी वापस आप रिफ्रेश होकर अपडेट होने दीजिए। ये जब अपडेट हो जाएगा तब आप यहाँ पर अगला कॉलम है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार रिफ्रेश होता है फिर वापस आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और उसके बाद आपको अपना जो अगला है पे बैंड जो है वो आपको यहाँ पर L10 जो है वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेतनमान में विकल्प की दिनांक पूछी गई है, तो दिनांक आपको यहाँ पर लिख देनी है 1/1/2016, जो कि मेरे लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आप यहाँ पर, और उसके बाद पुनरीक्षित वेतनमान हेतु जो आपकी जो रिवीजन का जो ऑर्डर था वो आपको चूज फाइल सेलेक्ट करके और ऑर्डर को यहाँ पर ऑर्डर 7th पे जो है उसको अपलोड कर देना है। तो आप फाइल्स के नाम इस तरह से रखें ताकि अपलोड करने वक्त आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी फाइल कौन सी थी। तो यहाँ पर ऑर्डर 7th पे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपको आवेदित एसीपी का विवरण भरना है, उसके अंदर प्रकार जो है वो आपको यहाँ पर भरना है कि 9 वर्षीय आपकी एसीपी है। उसके बाद देय दिनांक के अंदर आपको सेलेक्ट करना है, आपकी जो देय दिनांक है वो जिस तारीख से आपका फिक्सेशन हो रहा है वो आपको सेलेक्ट करनी है। 13/9/2021 मैंने सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद देय वेतन आयोग जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको 7 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको वेतन पे बैंड या पे लेवल जो लिखा है उसमें आपको डैश सेलेक्ट करना है, ये रिफ्रेश होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वेतनमान ग्रेड पे में आपको अब आपकी L11 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको L11 सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप अपना आवेदित एसीपी का विवरण भरेंगे। उसके बाद आपको दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों या पुत्र या पुत्री की संख्या जो है वो संतान संबंधी आपको संख्या जो है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको जो 2002 तक के जो जीवित पुत्र पुत्रों की संख्या यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो 2012 में जिनकी भर्ती हुई उनको भी यहाँ पर जो भरना है 2002 तक का, और उसके बाद 2002 के बाद से जो जीवित पुत्र पुत्री की संख्या है वो यहाँ पर संतानों की संख्या यहाँ पर भरनी है। और उसका जो डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो चूज फाइल में सेलेक्ट करके और आपने जो अपना डिक्लेरेशन जो कोर्ट के थ्रू बनवाया है नोटरी के थ्रू, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप नोटरी करवा के और आपको बनवाना पड़ेगा कि आपकी कितनी संतान है। उसके बाद आपको सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश अगर दिया गया है तो उसको हाँ करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोई आदेश मुझे इस तरह का कोई प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने पर आपको डेटा सेव या अपडेट सक्सेसफुली आ जाता है। अब उसके बाद आपको अपना सारा डेटा जो है वो एक बार चेक कर लेना है कि आपने सभी सही एंटर किया है या नहीं किया है। उसके बाद आप अपना जो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना डेटा को आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो सारी डिटेल्स को आप एक बार वापस चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सारा डेटा भरने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। ये सारा डेटा आपने चेक कर लिया है, फिर फाइनल सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से तो आपको ये पूरा, क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से अग्रेषित करना चाहेंगे तो उसमें आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ओटीपी पूछा गया है, तो आप ओटीपी जो आपके मोबाइल पर आया है उस ओटीपी को एंटर करके और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है तो आपको यहाँ पर रिसेंड जो बटन है उस पर क्लिक करना है, और अगर ओटीपी आ चुका है तो आप ओटीपी एंटर कर दीजिए। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। योर डेटा इज सेव्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जो आपका कंप्लीट जो फॉर्म है उसका प्रिंट का जो टैब है यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है आपको। आवेदन पत्र का प्रिंट लेने के लिए आपको प्रिंट पर इस तरह से क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आपको प्रिंट का बटन दिखेगा।
इस टैब पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट एक बॉक्स आता है, इसको मैक्सिमाइज़ करना है और यहाँ पर आपको सेव एज़ पीडीएफ डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके और इसको एज़ ए पीडीएफ सेव कर लेना है। तो यह जो पीडीएफ है इसमें अंदर आपको पूरा कंप्लीट जो आपका फॉर्म है, साथ में शपथ पत्र और एप्लीकेशन ट्रैकिंग, ये सारा कंप्लीट जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेव पर बटन पर क्लिक कर देना है और इस पीडीएफ का नाम दे देना है। तो आप जिस डॉक्यूमेंट का जो फ़ोल्डर था आपका, उसी फ़ोल्डर में जाकर के और अपने इस डॉक्यूमेंट को नाम दे सकते हैं। जैसे मैं उसी फ़ोल्डर में जाकर के इसको डॉक्यूमेंट को नाम दे देता हूँ एसीपी एप्लीकेशन। तो इस तरह से आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीटली सभी के साथ शेयर कर सकते हैं कि इस तरह से आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन जो कंप्लीट करेंगे और ये जो एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका जो आगे आपको करना ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने ऑफिस के अंदर जमा करवानी है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म की आपको प्रिंट निकलवानी है और सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है उसको इसके साथ अटैच करके जमा करवानी है। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इसके नीचे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट कीजिएगा और इसको सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब तक यह जानकारी पहुंच पाए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।